हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 फरवरी 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 24 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास डेब्यू। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि ऐसे पहले क्रिकेटर कौन है जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अपने पहले ही मैच के अंदर जो है वो 300 के पार जो है वो स्कोर बना दी, मतलब ट्रिपल सेंचुरी जो है वो उन्होंने लगा दी। और ये प्लेयर हैं शाकिबुल गनी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी से। और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी का जो है वो मैच चल रहा था, 2021-22 की रणजी ट्रॉफी जो है वो चल रही है, तो उसके अंदर इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी जो है वो लगा दी। इन्होंने 341 मतलब 341 रन बनाए 405 गेंदों के अंदर। और ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मिजोरम के खिलाफ मैच चल रहा था रणजी ट्रॉफी का 2021-22 की। तो इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी जो है बना दी। ऐसे मात्र पहले प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अपने पहले ही मैच के अंदर जो है वो तीसरा शतक, या आप कह सकते हो 3 शतक इकट्ठे और 300 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपने याद रखने की बिहार से बिलोंग करते हैं, मिजोरम के खिलाफ चल रहा था, तो ये सारी चीजें एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, उस व्हीकल का नाम बताना है जो कि मैन्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल है। मतलब उस आपने यंत्र का नाम बताना है जो पानी के अंदर जाएगा और साथ में कुछ लोगों को बिठा के भी लेके जाएगा, जो कि समुद्रयान मिशन के अंदर जो है वो उसका यूज किया जाएगा। और इसका नाम है दोस्तों मत्स्य 6000। मत्स्य मछली से नाम रखा गया 6000 इसलिए क्योंकि ये कितनी गहराई तक जा सकता है? 6000 मीटर तक जो है वो नीचे जा सकता है। तो आप देख सकते हो इंडिजीनियसली सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर 3 बंदे जो है वो बिठाए जाएंगे, ये 3 बंदों को अंदर लेके जा सकता है, और 6000 मीटर की निचाई तक, मतलब आप कह सकते हो डेप्थ तक जो है वो नीचे चला जा सकता है। तो 3 बंदे इसमें जाएंगे, 6000 मीटर तक जो है वो नीचे जा सकते हैं। और ये समुद्रयान मिशन जो है वो 2024 के सेकंड क्वार्टर में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो अप्रैल से लेके जो जून का महीना होगा उसके बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये 12 घंटे लगातार चल सकता है, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो 96 घंटे तक भी जो है ये लगातार काम कर सकता है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, मतलब समुद्र के नीचे हमें कुछ जांचना है, कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है, उसमें ये हेल्प करेगा। तो इसका जो डायमीटर है दोस्तों वो 2.1 मीटर के पास है, और ये टाइटेनियम अलॉय से बना हुआ है। और ये बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसकी डेप्थ जो है वो मैक्सिमम 6000 मीटर तक ये पहुंच सकता है। लेकिन आपको ये डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मत्स्य 6000 का जो है वो याद रखना है कि क्यों यूज किया जाएगा और इसको किसने डेवलप किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप किया गया है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि डीप ओशन मिशन जो है वो उसने लॉन्च किया था समुद्रयान मिशन के तहत। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि समुद्रयान मिशन क्या है। समुद्रयान मिशन अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और कहा था कि ये इंडिया का पहला और आप कह सकते हो यूनिक मैन्ड अंडर वाटर जो है वो ओशन मिशन होगा, जिसको समुद्रयान का नाम देंगे, जिसमें हम जो ह्यूमंस हैं, जो आदमी हैं, उनको नीचे भेजेंगे और सी एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो नीचे हमारे पास मिनरल्स हैं या और चीजें पड़ी हुई हैं उसको एक्सप्लोर करने में ये सहायता करेगा। तो समुद्रयान मिशन के लॉन्च होते ही इंडिया उन बड़ी कंट्रीज में से आ जाएगा जो ऑलरेडी इस काम को कर रही हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े देशों के अंदर इंडिया का नाम जो है वो लिया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो जितेंद्र सिंह जी के पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर। उधमपुर कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। तो याद रखना है, देखो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो व्हीकल का नाम मत्स्य 6000, आपको पूछा जा सकता है 6000 का मतलब 6000 मीटर की डेप्थ तक नीचे तक जो है वो जा सकता है। और इसका मेन काम क्या होगा कि समुद्रयान मिशन जो 2024 में लॉन्च होना है उसमें हेल्प करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ये किसने लिखी है?
तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि नाम बड़ा यूनिक है उनका, और ये हैं प्रियम गांधी मोदी। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। इन्होंने इस बुक को लिखा है और इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कार्यकाल में कोविड-19 को किस तरह से उन्होंने टैकल किया है, किस तरह से देश की पॉलिसीज जो है उन्होंने बनाई हैं और किस तरह से बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से उन्होंने इस चीज को खत्म करने में हेल्प की है और इंडिया को आगे बढ़ाने में इस टाइम पीरियड के दौरान भी जो है वो हेल्प की है। और खास करके मोदी जी ने ये कुछ चैलेंजेस लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर बनाना है हमने इस कोविड के टाइम पीरियड पे, जैसे कि हम मास्क को सबसे ज़्यादा बनाएंगे, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बनाएंगे, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लेके हमने इस आपदा के अंदर जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और इस बुक को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने, और मनसुख मंडाविया का रोल जो है वो इसमें बताया गया है कि एज ए फर्टिलाइजर मिनिस्टर किस तरह से उन्होंने कोविड-19 वेव के दौरान जो है वो मेडिसिन की सप्लाई को जारी रखा और किस तरह से कोई बाधा उसमें नहीं आई, और जो रेमडेसिविर हमारे पास वैक्सीन थी, इंजेक्शन था, उसमें भी जो है वो लोगों को सप्लाई किया, हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। और खास करके मोदी जी का इसमें रोल जो है वो बताया गया है कि कैसे हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे रहे और किस तरह से मोदी जी ने इसको लीड किया। तो नाम बहुत ही सिंपल है, देखो गांधी भी है इसमें, मोदी जी भी हैं, तो मतलब दो नाम जो है वो आप देख सकते हो, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट शायद कर सकते हैं लेकिन आप नाम को यूनिकली याद रख सकते हो, एक अलग सा नाम जो है वो आपको दिखेगा। लेकिन इसमें जो तीन ऑथर आप और देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हो नाम प्रदीप मैगजीन का, इन्होंने एक क्रिकेट से रिलेटेड बुक लिखी जिसका नाम है नॉट जस्ट क्रिकेट, नॉट जस्ट क्रिकेट, और इसकी कैप्शन क्या है? ए रिपोर्टर जर्नी, क्योंकि बहुत ही फेमस रिपोर्टर है प्रदीप मैगजीन। नेक्स्ट है गौतम चिंतामणि, गौतम चिंतामणि ने भी मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है द मिड वे बैटल, याद रखना है मिड वे बैटल, इसका मतलब है कि 2019 का जो उनका सेकेंड टाइम पीरियड है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, इन्होंने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक लिखी जिसका नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये बुक का नाम है। तो तीनों के तीनों ऑथर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पिक्चर से करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एक डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है। डैशबोर्ड का मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो इसका होगा, और इस पोर्टल के अंदर खास तौर से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ये किया गया ताकि लोगों का जो विश्वास है वो मिनिस्ट्री के ऊपर रहे और सरकार किस तरह से काम कर रही है वो लोगों को पता लग सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो गिरिराज सिंह जी का चेहरा। तो ये जो है वो सारी की सारी डिटेल आपको बताएगी किस तरह से कितना पैसा जो है वो कौन सी स्कीम के तहत जो है वो कौन से एरिया में ये चीज़ हो रही है, लाइक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण जो है वो कहाँ पे जो है वो घर बनाए जा रहे हैं, कितने पैसे दिए जा चुके हैं, कितना निर्माण हो चुका है, फिजिकल लेवल पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो सरकार इस पोर्टल को डेवलप कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो उसको खत्म करने के लिए आप कह सकते हो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस पोर्टल का निर्माण किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, ताकि लोगों का विश्वास जो है वो सरकार के अंदर जो है वो जगह रहे। और इससे क्या होगा, सरकार या आप कह सकते हो जो भी ये मंत्रालय है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें लगाता था कि हम इसको पहले रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे पैसा गया है, कितना खर्च हुआ, कितना दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी, उनका बहुत सा टाइम जो है वो व्यर्थ होने से बच जाएगा। तो आप कह सकते हो जितना भी गैप होता है, डिले आता है इंस्टॉलमेंट्स को देने में, पैसा देने में, लोगों तक पहुंचाने में, हाउस कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो स्लो रहता है वो फास्ट हो जाएगा, कोई डाटा आपने कलेक्ट करना है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए इस डैशबोर्ड का निर्माण जो है वो किया गया है। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण जो है वो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसको 1996 में स्टार्ट किया गया था इंदिरा आवास योजना के नाम से। फिर 2016 में इसका नाम चेंज करते जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया, और इसका मेन मकसद यही है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, कि हमने 2024 तक 2.95 और लगभग 3 करोड़ घर जो हैं वो बना के देने हैं, उसमें सब तरह की सहूलतें जो हैं वो जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर देनी है। और अभी तक का जो डाटा है 21 फरवरी 2022 तक, क्योंकि सरकार ने जानकारी दी है कि हम 1.73 लाख करोड़ जो हैं 1.73 करोड़ जो हैं वो घर बना चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि लक्ष्य रखा गया था 2.62 करोड़ हाउसेस का, उसमें से 1.73 करोड़ हाउसेस बन चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से स्पेशली डाटा जो है प्रोवाइड किया गया है। और यूनियन मिनिस्टर जो है वो गिरिराज सिंह हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बेगूसराय है, बेगूसराय जो है वो कहाँ पे है, बिहार के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि एक स्टेट ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, मतलब स्किल्स प्रोवाइड करने का
यूथ को, ताकि उनको अलग से अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके। और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, और इसके साथ टाटास जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को मिलकर चलाएंगे, और ये स्टेट है असम। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 साल का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, और इसमें असम के जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनको एडवाइस दी जाएगी, उनको करियर काउंसलिंग की जाएगी उनकी, और उनकी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। और जो हिमंत बिस्वा शर्मा है, चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने स्पेशली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाटा स्ट्राइव के, याद रखना है टाटा स्ट्राइव के, कौन है वो है अनीता रंजन जी। तो अनीता रंजन जी के साथ मुलाकात भी की है कि किस तरह से हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाटा स्ट्राइव वो प्लेटफॉर्म है जो टाटास की तरफ से लॉन्च किया गया था, जो यूथ है उसमें स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। प्रोजेक्ट आरोहण के अंदर भी टाटा जो है वो सपोर्ट करेगा और बच्चों की स्किल्स जो है वो इंप्रूव करेगा, ताकि आने वाले टाइम में उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और अलग से अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैस्प की जा सकें। और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो जगदीश मुखी हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज है नागालैंड का भी। और यहाँ पे आप याद रख सकते हो दिब्रू साइकोवा आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 में से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं पे आपको मानस नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको ओरांग नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है वो न्यूज में था अभी, तो ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 21 फरवरी 2016 में दोस्तों लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो इसमें करना क्या होगा, क्योंकि ये 6th एनिवर्सरी जो है वो हम मना रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की, तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। इसका मेन टारगेट यही है कि रूरल एरियाज को डेवलप करना है। तो इसमें वो कहते हैं कि हम 300 रर्बन क्लस्टर बनाएंगे, मतलब पूरे इंडिया में 300 ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाएंगे जिसको हमने डेवलप करना है, जिसको हमने अर्बन बनाना है, या जो ऑलरेडी अर्बन की तरफ जा रहे हैं उनको हमने अलग से सुविधाएं देके अर्बन करना है। तो उसमें इकोनॉमिक, सोशल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंप्रूव करना है। तो इन 300 अर्बन क्लस्टर्स तक तो सरकार अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन 296 अर्बन क्लस्टर जो हैं वो सरकार अभी छांट चुकी है, उसको डेवलप करने का काम जो है वो अभी चल रहा है। तो आप कह सकते हो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, बेसिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, ताकि हर तरह की जरूरतें जो हैं वो इन रूरल एरिया में जो कि अर्बन बन रहे हैं उसमें मिल सकें। तो इन्होंने ये जो क्लस्टर्स हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक तो नॉन ट्राइबल, एक ट्राइबल। और अर्बन क्लस्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक गांव ऐसा जिसकी पॉपुलेशन 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो, चाहे वो प्लेन एरिया है या कोस्टल एरिया है। लेकिन अगर वो गांव किसी हिली एरिया में है या ट्राइबल एरिया में है, तो उस गांव की पॉपुलेशन अगर 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में है तो उसको अर्बन क्लस्टर के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो अर्बन क्लस्टर को जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया गया तो रूरल एरियाज की जो खामियां हैं उसको दूर करेगा और उसको अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करेगा। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मैं बता चुका हूँ, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी और प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से की जाएगी ताकि इसको अर्बन एरिया में कन्वर्ट किया जा सके। ये है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर अर्बन मिशन, याद रखना है, या इसको कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ट्रिप मनी और कौन से बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हम एक रूपी डोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड निकाल सकें जिसका नाम होगा ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड? और ये बैंक कौन सा है? एसबीएम बैंक। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ट्रिप मनी जो है, शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जो भी आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये जो ट्रिप मनी है ये मेक माई ट्रिप का ही हिस्सा है, मतलब उनका फाइनेंशियल जो प्लेटफॉर्म है मेक माई ट्रिप का वो ट्रिप मनी ही है। तो उन्होंने इस बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि एक क्रेडिट कार्ड निकाला जा सके, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं वो इस ग्लोबल कार्ड को यूज कर सकें और उसमें वो इंडियन रुपीस में ही पैसा डलवा सकते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री में वो पैसा यूज कर सकते हैं। मतलब जिस भी कंट्री में जाएंगे उसी करेंसी में वो पैसा निकल जाएगा, उसी कंट्री में वो उसी की फॉर्म में पैसा जो है वो कट जाएगा, लेकिन आपने इंडियन रुपी में ही उसमें पैसा डालना है। तो मेक माई ट्रिप का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का नाम ट्रिप मनी ने पार्टनरशिप किया एसबीआई बैंक इंडिया के साथ ताकि एक ग्लोबल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके। इसमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि कोई जीरो फॉरेक्स मार्कअप लगे, मतलब कोई भी इसमें कन्वर्टेबल चार्जेस नहीं लगेंगे, लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी है, 100% डिजिटल
ऐप कार्ड मैनेजमेंट है, मतलब आप आराम से जो है वो एप्लीकेशन से ही कार्ड को मैनेज कर सकते हो। इंडियन रूपी में ही पैसे को लोड करना है, बैलेंस भी इंडियन रूपी में चेक कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज इस कार्ड के साथ मिलेंगी और इसको वीजा जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब वीजा की तरफ से ये कार्ड पावर्ड होगा, जो कि 150 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका मतलब 150 कंट्री में आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो। तो जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। वो अपनी डिजिटल मनी को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे वो इंडियन रूपी में ही पैसा डलवा के वहाँ पे उनकी करेंसी में ही पैसे को खर्च कर सकते हैं। इवन जो कार्ड होल्डर्स होंगे वो मेक माई ट्रिप का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मेक माई ट्रिप का एक और प्लेटफॉर्म है गो आईबीबो। तो वहाँ पे अगर फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं, होटल्स बुक कर रहे हैं, हॉलीडे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन साथ में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इस क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन प्रोवाइड करेगा? एसमे बैंक प्रोवाइड करेगा, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ। कौन है? सिद्धार्थ रथ। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया को पहला बैच जो 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका नाम है MH-60R, वो इंडिया में भेजेगा? और ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये उम्मीद है कि जुलाई 2022 के अंदर ये 3 हेलीकॉप्टर्स जिनका नाम है MH-60R, ये यूएस से इंडिया में भेज देगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट बैच ऑफ 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है वो मिड जुलाई में इंडिया में पहुंच जाएंगे। और ये 3 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी इंडिया को मिल चुके हैं, लेकिन ये अभी इंडिया में आए नहीं हैं। तो कहाँ पे थे ये? तो जो ये MH-60R हैं, ये इंडिया को दे तो दिए गए हैं, लेकिन ये इंडियन पायलट्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए। लेकिन वो यूएसए में ट्रेनिंग दे रहे हैं, सैन डियागो एरिया में, फ्लोरिडा एरिया में। तो अभी इंडिया में आए नहीं हैं, लेकिन ऑलरेडी इंडिया को डिलीवर हो चुके हैं। तो ये आप कह सकते हो कि जो हमारी फ्रंटलाइन शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, या आप कह सकते हो हमारे ओवरऑल डिफेंस सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही एक अच्छा सिस्टम जो है वो यूएसए की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो है वो बनाया गया है। और इंडियन नेवी जो है वो 6 कामावोव का 31 या कामोव का 31 एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर जो है वो रशिया से भी ले रहा है। और रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर जो है वो चल पड़ी है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा। तो रशिया से हम ये कामोव का 31 जो है वो अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं, जो कि INS विक्रांत के ऊपर जो हैं वो क्या किए जाएंगे, वहां पे डिप्लॉय किए जाएंगे, वहां पे रखे जाएंगे, ताकि हमारी जो नेवल सिक्योरिटी है उसको भी हम बूस्ट कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने खास तौर से याद रखना है MH-60R। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2020 में साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशिया के यूएसए के बीच में। और $2.2 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें MH-60R हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया को दिए जाएंगे। और वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, वो इसको बना रही है। और ये ट्रम्प जी के टाइम पीरियड पे जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो पूरे के पूरे जितने भी हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर हमने दिया है वो 2025 तक जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यूएसए की तरफ से ये बनाए जाएंगे। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सर्विस नेम्ड एज साइबरनेट? या आप यहां से वर्ड उठा सकते हैं SIB, मतलब साउथ इंडियन बैंक। तो ये साउथ इंडियन बैंक जो है वो एक नई सर्विस लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है साइबर नेट। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में पैसे भेजने हैं तो आप भेज सकते हो इस साइबर नेट, जो कि एक इंटरनेट बेस्ड जो है, एप्लीकेशन बेस्ड, या आप कह सकते हो इंटरनेट बैंकिंग बेस्ड जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड की गई है साउथ इंडियन बैंक की तरफ से, कि 24/7 चाहे हॉलीडे है चाहे कुछ भी है, आप जो है वो USD में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में आप पैसा जो है वो भेज सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये बाद में 100 करेंसीज में जो है वो पूरे वर्ल्ड की कन्वर्ट किया जा सकता है। आप USD में भेजोगे, लेकिन वो 100 करेंसीज में जो है वो आप किसी भी कंट्री में भेज सकते हो, तो उसमें कन्वर्ट होकर अपने आप ही मिल जाएगा। तो साउथ इंडियन बैंक ने बेसिकली एक सर्विस नहीं, 2 सर्विसेज लॉन्च की हैं, एक रेमिटेंस टू और एक रेमिटेंस फ्रॉम, मतलब पैसा भेजने के लिए भी और पैसा लेके आने के लिए भी। और साइबर नेट तो मैं आपको बता चुका हूं कि आउटवर्ड रेमिटेंस है, कि यहां से अगर पैसा बाहर भेजना है तो इसका मतलब आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, एक इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया साइबर नेट। तो आप जो है वो USD में पैसा बाहर भेज सकते हो, लेकिन वो 100 करेंसीज में पैसा जो है वो आप इधर उधर जा सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसको लाइक आप कह सकते हो किसी और करेंसी में भेजना है, लाइक USD में नहीं भेजना आपने, तो फिर आपको वो मार्केट आवर्स में ही भेजना पड़ेगा। आप छुट्टी वाले दिन जो है वो नहीं भेज सकते, बस इतना क्या, अदरवाइज आप वैसे भी पैसा बाहर भेज सकते हो। और RBI ने ऑलरेडी कह दिया कि 1 साल के अंदर जो है वो आप 2.5 लाख रुपए तक का पैसा जो है वो बाहर भेज सकते हो।
फिर दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास SIB एक्सप्रेस। अगर बाहर से मंगवाना है, मतलब इनवर्ड रेमिटेंस है, अगर बाहर से मंगवाना है तो SIB एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो और ये UPI माध्यम से जो है वो आप पैसा इंडिया में भेज सकते हो। आप अपने चाहे NRO अकाउंट में भेज दो, जो नॉन रेजिडेंट हमारा अकाउंट है उसमें भेज दो, चाहे नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में भेज दो। तो किसी भी अकाउंट में पैसा भेजना है या किसी को भेजना, अपने रिलेटिव को भेजना है, तो UPI प्लेटफॉर्म का यूज करके आप SIB एक्सप्रेस के पैसे को इंडिया भेज सकते हो। तो बहुत ही अच्छे सिस्टम से साउथ इंडियन बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो सिंपल, अगर पैसे को बाहर भेजना है तो आप नेट बैंकिंग का यूज करोगे, अगर लेके आना है तो NPCI का UPI प्लेटफॉर्म जो है वो यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद रख लो। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है साउथ इंडियन बैंक के बारे में कि साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो केरला के अंदर है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या आप कह सकते हो CEO वो है मुरली रामाकृष्णन। मुरली रामाकृष्णन, बहुत ही अच्छा नाम, आप आराम से याद कर सकते हो। मुरली, मुरली फिर से अगर हम बात करें तो कृष्ण भगवान की आ जाती है, राम भी हैं इसमें और कृष्णन भी हैं, तो आप देख सकते हो मुरली राम कृष्णन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली नेशनल स्टेटस दिया गया है अपर भद्रा प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो कीवर्ड आपके सामने है अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ये दोस्तों बिलोंग करता है कर्नाटका से, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, उन्होंने स्पेशली ये अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाई पावर्ड कमेटी है उसने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल गया है। अब इस नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलते ही कर्नाटका का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है जिसको ये नेशनल स्टेटस मिला है। अब इस नेशनल स्टेटस का फायदा क्या होगा? कर्नाटका को एडिशनली 12,500 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर की तरफ से एज ए ग्रांट मिलेगी, ताकि वो कर्नाटका को, जिसमें पानी की कमी है एरिया में, वहां पे पानी जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाया जा सके। तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है वो एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जिसकी इंप्लीमेंटेशन से कर्नाटका का जो एरिया है वो बहुत ही वाटर रिच एरिया हो जाएगा, वहां पे पानी की कमी नहीं रहेगी। और इसको पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक जल निगम लिमिटेड है जिसका नाम है विश्वेश्वराय जल निगम लिमिटेड, और इसका फायदा जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, खास करके इरिगेशन के लिए, आप कह सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। और इसका जो उद्घाटन है या इस अपर भद्रा प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये 2008 में की गई थी। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे BS येदियुरप्पा जी, तो उन्होंने कहा था कि हम पानी की समस्या को कर्नाटका के अंदर जो है वो दूर करेंगे। और इसके बाद जो ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट है, क्योंकि पानी जो है वो असेस में अवेलेबल होता है कृष्णा रिवर का या कावेरी नदी का, तो आप कह सकते हो अब जो है वो अपर भद्रा प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो वहां तक पानी जो है पहुंचाया जाएगा। जो एक्सेस में पानी होता है, जो ज्यादा होता है, वो वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाए और सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, खास करके खरीफ सीजन स्टार्ट होने से पहले, जो मानसून के टाइम पे हम फसलें बोते हैं तो उससे पहले पहले। और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, मतलब जो पानी जो है वो जमीन के नीचे है, उसका लेवल जो है वो अच्छे से बढ़ाया जा सके और जो केमिकल्स हैं उनको खत्म किया जा सके। जैसे जमीन के अंदर फ्लोराइड हैं जो आप कह सकते हो क्रॉप्स को खत्म कर देते हैं, तो उसको हमने जो है वो जरूर रोकना है। तो कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो हमारे पास हैं थावरचंद गहलोत जी, पहले यूनियन मिनिस्टर थे लेकिन अभी गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर मैं बता ही चुका हूँ बसवराज बोम्मई जी। लेकिन दोस्तों साथ में आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा अंशी नेशनल पार्क, अंशी, यहीं पे आपको मिलेगा नगरहोल नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व, दांधेली टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, बन्नेरगट्टा नेशनल पार्क मिल जाएगा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क मिल जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं कर्नाटका के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज collaborated with इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टू फंड द लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ऑफ एशिया? हमने 2-3 दिन पहले इस न्यूज को कवर किया है कि पूरे एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसको आप गोबर्धन प्लांट भी कह सकते हैं, और पूरे एशिया का लार्जेस्ट है, जिसकी स्थापना इंदौर में की गई थी। इसलिए इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया गया है ताकि इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा दोस्तों? इस प्रोजेक्ट को फंड करेगा HDFC बैंक। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो कि इंदौर के अंदर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था, और उसको फाइनेंस करने के लिए HDFC बैंक को चुना गया है। तो आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है जो HDFC की तरफ से फंड किया जा रहा है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस कमिटमेंट्स के तहत। और इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये रिसेंटली 19 फरवरी को ही इसका उद्घाटन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर जब इसका उद्घाटन किया गया गोवर्धन प्लांट का इंदौर के अंदर, तो इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लाइक 550 टन पर डे जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट और प्रोड्यूस को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आगे बढ़ाएगा, और उससे 17,000 kg पर डे जो है वो CNG बनाएगा, और उसी के साथ 100 टन पर मतलब आप कह सकते हो पर डे
ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई जाएगी, मतलब खाद बना दी जाएगी 100 टन हर रोज, और 17,000 किलो जो है वो सीएनजी बना दी जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। और साथ ही साथ जो बैंक का इनिशिएटिव है कि कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2031-32 तक, तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज जो है वो हम उसके एडवर्स इफेक्ट्स को रोक सकते हैं, उससे होने वाली बुरी चीज़ों को रोक सकते हैं। और इससे 50% म्यूनसिपल वेस्ट जो होगा इंदौर सिटी का वो भी खत्म होने की क्षमता इसमें रखती है। और साथ ही साथ 100% ग्रीन प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें बनेंगे, बायोगैस बनेगी, मैं बता चुका हूँ, और साथ में खाद भी जो है वो बनाई जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्पेशली इंदौर के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे एशिया के लिए, ताकि हम ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को अचीव कर सकें। और ये एचडीएफसी बैंक इसमें फंड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जो है वो 1000 करोड़ रुपया जो है वो प्रोवाइड कर रही है कौन सी नदियों को साफ करने के लिए? और ये नदी है मूला नदी और मूथा नदी, और मूला और मूथा जहां पे मिलती हैं वो भी। और इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास? ए और बी होगा। और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे हैं दोनों रिवर्स, ये पूना के अंदर है, महाराष्ट्र में है। तो आप देख सकते हो जीका ग्रीन सिग्नल पुणे 1000 करोड़ रिवर क्लीन अप प्रोजेक्ट, तो 1000 करोड़ रुपया जो इसमें दिया जाएगा। और ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं वो कृष्णा रिवर को मिलती है, कृष्णा नदी को मिलती हैं वेस्टर्न घाट वाली साइड पे, और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में बाद में ड्रेन हो जाती हैं, क्योंकि कृष्णा रिवर जो है वो दोस्तों महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर आंध्र प्रदेश की तरफ आती है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में स्टार्ट होती है और खत्म होती है ईस्टर्न घाट में, और बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे ड्रेन हो जाती है, मतलब वहां पे मिल जाती है ये बंगाल की खाड़ी में। और जीका जो है ये इसको खत्म करेगा, लाइक इतना पैसा प्रोवाइड कर रहा है, और मूला नदी का जो भी पोल्यूशन है उसको खत्म किया जाएगा, और साथ ही साथ मूथा रिवर का भी, और मूला और मूथा जहां पे मिलती है और आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन जो है वो इससे जरूर इंप्रूव होंगी। तो इसमें करेंगे क्या वो, जैसे सीवेज कलेक्शन सिस्टम अच्छा बना देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बना देंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव कर देंगे, ताकि जो भी गंदा पानी है वो इन नदियों में ना जाए या यहाँ से बह के कहीं और ना जा सके। तो इन चीजों को इंप्रूव कर दिया जाएगा। तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ने एक नई स्पीशीज जो है, एक नई प्रजाति जो है वो डिस्कवर की है, जिसका नाम है यूफ्लिक्टिस जलदारा। यूफ्लिक्टिस जलदारा, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो है इसको ढूंढा गया है। और ये स्पीशीज किस चीज की स्पीशीज है, प्रजाति है? ये फ्रॉग की है दोस्तों, ये मेंढक की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेंढक की प्रजाति जिसका नाम है यूफ्लिक्टिस जलदारा, नाम जरूर याद रखना है। इसको जलदारा स्किटरिंग फ्रॉग भी कहा जाता है, जो कि फ्रेश वाटर एरिया में मिलता है। ये पहले जो है वो रिसर्चर्स की तरफ से सिर्फ केरला एरिया में ही ढूंढा गया था। वहां पे एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है थाटेकड, थाटेकड बर्ड सेंचुरी। इसको 2017 में केरला में ढूंढा गया था, लेकिन अब पूरी की पूरी वेस्टर्न कोस्ट केरला से लेकर गुजरात तक सभी जगह पे आपको इनकी पॉपुलेशन जो है वो मिल जाएगी। तो नाम जरूर याद रखना है, यूफ्लिक्टिस जलदारा। नेक्स्ट आते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल एम नरवाने जी, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो दिया है। और ये प्रेसिडेंट कलर या प्रेसिडेंट निशान जो है वो 4 पैरा बटालियंस को मिला है, जो कि पैराशूट बटालियंस हैं। और ये पैराशूट रेजिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, एक 11 पैरा, 21 पैरा, 23 पैरा और 29 पैरा। तो आप इसको याद रख सकते हो नंबर वाइज, क्योंकि ये नंबर दिए जाते हैं इन पैराशूट रेजिमेंट्स को, तो उनके बेसिस पे इनको ये निशान या ये जो प्रेसिडेंट कॉलर है वो दिया गया है। और ये उन लाइक मिलिट्री यूनिट्स को मिलता है जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से सेवा करती हैं। और ये एक बहुत ही फेमस अवार्ड है जो प्रेसिडेंट की तरफ से दिया जाता है, और खास के उन मिलिट्री यूनिट्स को दिया जाता है जिन्होंने देश की सेवा की वॉर के टाइम पीरियड पे, या जब शांति थी तब उन्होंने सेवा की है। तो लास्ट ईयर आप कह सकते हो कि सितंबर 2021 में ही ये अवार्ड जो है या प्रेसिडेंशियल कलर है, ये इंडियन नेवल एविएशन को भी मिला है, इंडियन नेवल एविएशन को भी मिला है, मतलब समुद्री जहाजों को ये दिया गया है। और सबसे पहली बार प्रेसिडेंशियल कलर जो है वो इंडियन नेवी को मिला था 1951 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो उस टाइम पीरियड पे। इस बार भी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से ही ये दिया गया है, लेकिन वो दिया किसने है? आर्मी के जो स्टाफ जनरल हैं एम नरवाने जी, उन्होंने दिया, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ रामनाथ कोविंद जी ही दिया गया है। तो याद रख सकते हो किसको मिला है, 11, 21, 23 और 29। नेक्स्ट आते हैं, मलयालम एक्टर केरला से बिलोंग करती हैं केपीएसी ललिता, उनका देहांत हो गया, बहुत ही फेमस मतलब वेटरन एक्ट्रेस थी। इनका जो असल नाम है वो है महेश्वरी अम्मा, महेश्वरी अम्मा। और इनको केपीएसी ललिता के नाम से जाना जाता था, और इनका केरला में देहांत हो गया है। इन्होंने थिएटर आर्टिस्ट जो है वो बतौर इन्होंने काम स्टार्ट किया, और केरला पीपल आर्ट क्लब में ये थिएटर करती थी, और 500 से ज़्यादा मूवीज़ में ये जो है वो काम कर चुकी हैं, और खास करके तमिल मूवीज़ में भी ये काम कर चुकी हैं। इवन ये चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं केरला संगीत नाटक अकेडमी का भी।
और इनको 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, और 4 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स भी मिल चुके हैं सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। तो नाम जरूर याद रखेंगे, KPAC ललिता या आप कह सकते हो माहेश्वरी अम्मा। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो जारी रखेंगे, और कब तक जारी रखेंगे? वो मार्च 2026 तक इसको जारी रखेंगे। मतलब जितनी भी स्कीम्स आप पिछले 10-12 दिन से देख रहे हो, 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ से रिकमेंड कर दिया गया है कि 5 साल तक और चलेंगी, मतलब ये मार्च 2026 तक चलाई जाएंगी। तो इसके लिए बहुत बड़ा पैसा जो है वो सरकार इसमें खर्च करने जा रही है, क्योंकि इस पूरी स्कीम का जो मतलब है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, लगभग 15 लाख, मतलब एग्जैक्ट डाटा देखोगे 14.76 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप देनी, जिसमें सरकार 1827 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगी। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत ही स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे पहले स्कीम को 2008-9 में जो है वो लॉन्च किया गया था, ये आपने याद रख लेना है। और दोस्तों इसमें एक बात और याद रखनी है कि पहले जो इनकम सीलिंग थी वो 1.5 लाख रुपए की थी हर साल की, लेकिन अब इनकम सीलिंग 3-3.5 लाख की हो गई है। मतलब अगर आप एक साल में 3.5 लाख रुपए से कम रुपए कमाते हो तभी आप इस स्कॉलरशिप के हकदार हो। और अगर आपके 7वीं कक्षा के अंदर जो है वो 55% मार्क्स हैं या उससे ज्यादा हैं, तभी आप ये स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। लेकिन रिलैक्सेशन है 5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, मतलब अगर उनके 50% भी है तब भी वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है, ताकि वो 8वीं कक्षा में पढ़ सकें और 9वीं 10वीं कक्षा में भी जो है वो आगे बढ़ सकें, और उनको सरकार वहां पे भी जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। और 12,000 रुपए एक साल में स्कॉलरशिप में दिए जाएंगे, मतलब 1,000 रुपए हर महीना जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन वो स्टडी जो की होगी उन्होंने, वो रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल्स का ही बच्चा होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं, इसके तहत ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और स्कॉलरशिप का जो एग्जाम है वो स्टेट की तरफ से और यूनियन टेरिटरी की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसमें सारी की सारी फंडिंग जो है वो 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े से आपने याद रख लेने हैं कि इतने लोगों को जो है या इतने बच्चों को जो है वो इसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 9th में स्टडी जो है वो गवर्नमेंट एडेड या आप कह सकते हो जो हमारे पास लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस है उसमें बच्चा जो है वो पढ़ता हो। 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सहायता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने थोड़ी सी याद रख लेनी है। लेकिन स्टार्ट इसको किया गया था 2008-9 में, 22 लाख स्कॉलरशिप जो हैं वो सैंक्शन हो चुकी हैं। तो इसमें सरकार जो है वो ऑलरेडी 1783 मतलब 1783 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च कर चुकी है। तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो स्पेशली उनके अकाउंट में मिलती है, कोई कैश नहीं मिलता, तो उनके अकाउंट में ये पैसा जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था, और आजकल यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अशफ फाइनेंस के साथ टाई अप किया है ताकि एमएसएमईज के लोन को प्रोटेक्ट किया जा सके? मतलब अशफ फाइनेंस जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उन्होंने बहुत सी एमएसएमईज को लोन देना है या प्रोवाइड करना है। तो अगर एमएसएमईज किसी रिस्क में है, या आप कह सकते हो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिस केस में वो पैसा नहीं दे पाई, तो ये इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। और ये इंश्योरेंस कंपनी एडलविस जनरल इंश्योरेंस, और इस इंश्योरेंस के साथ साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, खास करके मेजर सिटीज में जो भी अशफ फाइनेंस के कस्टमर्स हैं। और इसमें हर तरह का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर होगा। हर तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसके कारण वो बिजनेसमैन लोन नहीं पे कर पाया, वो भी इसमें कवर जो है वो किया जाएगा। तो एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने अशफ फाइनेंस के साथ ये टाई अप किया है ताकि लोन प्रोटेक्शन प्लान जो है वो दिखाए जा सकें। और एडलविस जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ शनाई घोष हैं, शनाई घोष। इसी के साथ आते हैं अगला पॉइंट, जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है कि जो जापान की फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने 1,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं ताकि 2 रिवर्स मूला और मूथा को जो है वो साफ किया जा सके पूना के अंदर। नेक्स्ट APEC जो कपड़ों का एक्सपोर्ट करना है, या आप कह सकते हो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, उसने 44th फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया है, और एक टारगेट रखा है कि $40 बिलियन जो है वो अभी हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है, ऑलरेडी चल रहा है, हम पहुंच भी चुके हैं। तो $100 बिलियन जो है वो हमने कर देना है अगले 5 सालों के अंदर। और ये जो AEPC है ये एक ऑफिशियल बॉडी है जो कि कपड़ों का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाती है, या हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे जो है कोई गलत ट्रेड ना हो सके उसको भी जो है वो रोकती है।
और साथ ही साथ आप इस अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन याद रखेंगे नरेंद्र गोयनका हैं। नेक्स्ट LIC ने 0.085% एडिशनल स्टेक जो है वो कैप्री ग्लोबल कैपिटल का जो है एक्वायर कर लिया है और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। पहले इसमें शेयर LIC का जो है वो 4.959% था, लेकिन अब जो है वो 5.044% जो है हो गया है। नेक्स्ट और साथ ही LIC के चेयरमैन याद रखने MR कुमार हैं। नेक्स्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो है वो PM केयर्स जो चिल्ड्रन स्कीम है वो 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। पहले ये 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब ये 28 फरवरी तक जो है वो चलेगी। तो इसके तहत जो है वो बेसिकली क्या कहा गया था कि 18 साल के जो बच्चे हैं जिन्होंने 18 साल की एज अभी कंप्लीट नहीं की, तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनके गार्डियन की डेथ हो गई है या सिंगल पेरेंट की डेथ हो गई है, तो उनको सरकार जो है वो मदद देगी और सरकार जो है वो उसमें हर तरह की एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और साथ में कुछ स्टाइफन जो है वो दिया जाएगा हर महीने, ताकि उनकी देखरेख हो सके। और 10 लाख रुपए तक के बेनिफिट जो हैं वो भी सरकार देगी जब वो 18 साल की एज जो है वो उनकी हो जाएगी। और जब वो 23 साल कंप्लीट कर लेंगे तब तक तो आपको स्टाइपन मिलेगा, लेकिन 23 साल के बाद वो 10 लाख रुपए के बेनिफिट्स भी जो हैं वो दिए जाएंगे। और PM केयर्स का मतलब है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो स्मृति जुबिन ईरानी है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, अमेठी। तो MS-60R हमने USA से लिए हैं और वो इंडिया में पहुंच जाएंगे जुलाई 2022 के आसपास। और 11th वर्ल्ड पेंगोलियन डे जो है वो मनाया गया 19 फरवरी 2022 को, लेकिन हर साल ये 19 फरवरी को नहीं मनाया जाता, ये तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है फरवरी के महीने में, ताकि पेंगोलियंस जो कि एक यूनिक इंडेंजर्ड मैमल है उसको बचाया जा सके, उसका रहने का जो व्यवस्था है वो की जा सके और उनके हैबिटेट के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ ना करें। और 8 तरह की अलग अलग स्पीशीज आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगी, 4 अफ्रीका के अंदर, 4 एशिया के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है, 23 फरवरी का क्वेश्चन था कि कितने परसेंटेज लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना जरूरी है, RBI की ये हिदायतें दी हुई हैं। तो RBI की तरफ से कहा गया है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, एक्सपोर्ट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है या कोई और है, तो उसमें आपने प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर 40% लोन देना ही देना है। या RBI की तरफ से गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि रुपया जो आप आजकल यूज करते हो, 100 रुपया 1 रुपया, तो वो कौन सी कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत ही सिंपल है यार कि हमारी कंट्री के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ही फेमस राजा है। थोड़ा सा आइडिया बताता हूं आपको कि उनका टाइम पीरियड जो है वो इंडिया के अंदर 1540 से लेकर 1545 के बीच में रहा है। ये टाइम पीरियड उनका इंडिया के अंदर रहा है। और एक बात और बताता हूं, हुमायूं को उन्होंने हराया था। तो अब आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन आप लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।